हेलो, वेलकम टू चाटे कॉलेज संभाजी नगर। मैं दिनेश, फिजिक्स फैकल्टी, आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ। देखते हैं भाई, लेक्चर को देखने से पहले सभी लोग नोटबुक और पेन जरूर ले लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। कल हमने आपको होमवर्क दिया था कि 1 माइक्रोकूलाम, 1 नैनोकूलाम, 1 पिकोकूलाम, 1 मिलीकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलाम। समझ में आई बात है आपको? 1 नैनोकूलाम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? 10⁻⁻9 कूलाम। 1 पिकोकूलाम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻12 कूलाम। 1 मिलीकूलाम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻3 कूलाम। ये जो कूलाम जो यूनिट है ये एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज है। एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा सा और नई नई चीजों के ऊपर बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फाइंड द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो हेडिंग डालिए आप, फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एक बात तो आप याद रखिए, न्यूक्लियस के ऊपर हमेशा चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। रीजन में बता दूं, रीजन में बता देता हूं। मान लीजिए ये है हमारे पास में एटम, यहां पर क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर ऑलवेज कैसा चार्ज होता है आपके पास? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पर जो चार्ज का जो उत्तरदायित्व संभालने वाला जो इंसान है उसका नाम क्या है? प्रोटॉन। उसका नाम क्या है? प्रोटॉन। तो ऑलवेज आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन ही इस भूमिका को क्या करेगा? पूरा निभाएगा। समझ में आई बात है यार आपको? अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं, प्रोटॉन्स के नंबर हैं, वो क्या होते हैं आपके? सेम होते हैं किसी एटम के अंदर। समझ में आई बात है? एटम ऑलमोस्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो आपको ये सब चीजें समझ में आना चाहिए। एक बात यार समझ लीजिएगा, अगर कहीं पर लिखना हो Q इज इक्वल टू, हमें क्या लिखना हो? Q इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं यहां पर, कहीं पे लिखा है आपके पास में, कई एक फॉर्मेट है हमारे पास में। अगर कहीं पे लिखा हो Ne, तो Ne क्या है? चार्ज ऑफ द बॉडी। ये क्या है? चार्ज ऑफ द बॉडी। अगर कहीं पे लिखा हो Ze लिखा हो, क्या लिखा हो? Ze लिखा हो, Ze। तो Ze का मतलब क्या है? Z क्या मतलब क्या है? पहले आप ये समझिए। आप Z का मतलब क्या है? Z का मतलब है न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं। Z एक्चुअली में है क्या? आपका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉनिक नंबर क्या होते हैं आपके? सेम होते हैं। याद रखिएगा, Z का वैल्यू, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। तो ये Ze क्या दे देगा? चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। ये दे देगा चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में आई बात है यार आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए यार आपको। अच्छा, N क्या बताता है आपको? N हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन, अब N की दो प्रॉपर्टी हो सकती हैं। N की दो प्रॉपर्टी क्या हो सकती हैं? एक तो प्लस N हो सकता है और एक माइनस N हो सकता है। अगर प्लस N हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? लॉस कर रहा होगा। और माइनस हो, उसके ऊपर क्या हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहे होंगे। याद रखिएगा हमेशा। तो N हमेशा याद रखें। अच्छा, N का वैल्यू हमेशा एवरी टाइम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा। हमेशा याद रखें इस चीजों को। अब इसी के बेसिस पर हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द चार्ज ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस चार्ज बताइए कितना होगा? क्वेश्चन करके दिखाइए जरा, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। बताइए जल्दी से। तो अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है वो,
तो अल्फा पार्टिकल को डिनोट कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बातों को, हमेशा याद रखें आप इन सब चीजों को। अल्फा पार्टिकल को डिनोट कैसे किया जाएगा? अल्फा पार्टिकल का डिनोशन होता है 2He4। 2 क्या है? 2 क्या है? यही तो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और 4 क्या है आपके पास? एटॉमिक मास। तो यार हमसे न्यूक्लियस की बात करा है उसने, एटॉमिक नंबर से काम चलेगा, मतलब यही जेड है क्या? हाँ यही जेड है सर। तो Q इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू लिख देंगे जेड। जेड का वैल्यू कितना है? 2। और E का वैल्यू क्या है हमारे पास में? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा समझ के रखिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आ जाएगा चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। हमने क्या पूछा था? फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए ना आपको। तो अल्फा क्या होता है? 2He4 होता है। तो 2 क्या है आपका? एटॉमिक नंबर, और 4 क्या है? एटॉमिक मास। हमें तो यार इससे कोई मतलब है नहीं। हमें किससे मतलब? इससे मतलब, हमें इससे मतलब है यार। तो हमें अगर इससे मतलब है, अच्छा किसी एटम के अंदर एटॉमिक नंबर, प्रोटॉनिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये समझ लीजिएगा, समझ में आई बात यार आपको? तो अगर मैं तुमसे पूछ दूं, अच्छा ये बताओ इस एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द एटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो वो तो 0 होगा यार ना, या 0 नहीं, न्यूट्रल चार्ज होगा, या न्यूट्रल लिखिएगा, 0 चार्ज मत लिखिएगा, न्यूट्रल लिखिएगा। समझ में आई बात है यार आपको? 0 चार्ज होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको, फाइंड करिएगा, जल्दी से निकालिएगा। लिखिए फाइंड द, लिखे आप लोग, फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन। निकाल के दिखाइए आप जल्दी से। ऑक्सीजन का उन्होंने पूछा है न्यूक्लियस चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समझ में आई बात है यार आपको? फिर इसके बाद में वीडियो को चालू करिए, देखिए आपसे आंसर मिलता भी है कि नहीं मिलता, देख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, देखते हैं। चलो करते हैं। हमने पूछा था क्या? फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 8O16 ये होता है। तो भैया ये तो है एटॉमिक नंबर, और ये क्या है आपका? सॉरी, ये है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास। तो हमारा यही तो है जेड। तो चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है? Q इक्वल टू ZE। तो जेड का वैल्यू मैं कितना लिख दूं? 8 लिख देता हूं, और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व कर लें आप। 16 8 जा कितना होता है भाई? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, या 8 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। 8 6 जा 48, और 8 1 जा 8, और 8 और 4 कितना हो जाएगा? 128। तो कितने के बाद लगाएं? 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये सही प्रारूप है लिखने का? नहीं है, हमें इसको थोड़ा सही लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करें? 10 का इधर मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कर दें, तो हमें मिल जाएगा 1.28 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। समझ में आई बात है यार आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फाइंड द नेट चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन एटम। क्या होगा? वो तो न्यूट्रल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी और नई चीजों की बात करते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा? सभी को समझ में आ गया? अब बात करते हैं चार्ज पर। नेक्स्ट बात, हेडिंग डालें आप प्रॉपर्टीज ऑफ
चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यार एक चीज बताएं आपको, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा ये बताओ फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है? फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है? किसी को पता है? फंडामेंटल इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ होता है रिपल्सन ऑफ द चार्ज। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मेंशन करिए, ये किसी को नहीं पता होता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? रिपल्सन, चार्ज का रिपल्सन, यही होता है। समझ में बात है आपको? अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करता हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगर मैं बात करूं तो चार्ज के अंदर कैसा एक नेचर होता है? एडिटिव नेचर होता है, एडिटिविटी होता है, एडिटिविटी। चार्जेस एडिटिविटी नेचर। एडिटिविटी का मतलब यार क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? चार्जेस एडिटिविटी नेचर, पल्ले नहीं पड़ रही कहानी। चार्जेस एडिटिविटी का कोई दूसरा में कहानी नहीं समझ में आ रही। चार्ज को जोड़ा जा सकता है। एक बॉडी है, मान लो यहां पर चार्ज है Q1, यहां पे चार्ज है Q2, यहां पे चार्ज है Q3। और तो ये बताओ यहां पर टोटल चार्ज कितना होगा? बताओ तो जल्दी से। तो हम इसको अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलजेब्रिक सम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही तो होगा टोटल चार्ज, ये होगा टोटल चार्ज। तो यही है चार्ज का एडिटिविटी नेचर। समझ में आई बात यार आपको? ये है चार्ज का एडिटिविटी नेचर। अब चार्ज के एडिटिविटी नेचर के बाद में एक चीज हमें और पता चलती है, चार्ज एक क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी है। तो लिखो चार्ज इज अ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है प्लस माइनस एन ई। और एन का वैल्यू क्या होगा बेटा? एन क्या वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू होगा 1 2 3। अच्छा एन का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? रीजन मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए भाई बाबूजी, एक बात मानिए कि एक ये एटम है, एक एटम ये है। इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएंगे, यही तो होगा। 5 जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी से चार्ज का जो ट्रांसफर है, क्या आधा इलेक्ट्रॉन हो सकता है? क्या 2 इलेक्ट्रॉन, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं हो सकता। बेसिक और चीज और समझ लो, एक क्लास में 4 लोग बैठे हैं, बिल्कुल सही बात है, 4 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं, 6 स्टूडेंट हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इस क्लास में 2.5 स्टूडेंट बैठे हैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए n का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4। अच्छा इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा? इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस एन ई आ जाएगा, मान लो n इलेक्ट्रॉन गए हो तो। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस एन ई। दिस प्रॉपर्टी इज द इंडिकेट ऑफ द, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को क्या बोल देंगे आपको? क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट एक आता है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट एक आप हेडिंग डाल लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज हेडिंग डालें आप, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो कंजर्वेशन क्या होता है यार? बताओ जरा, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज क्या होता है? बताओ जल्दी से, कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन चार्ज ये होता है कि इस दुनिया में ना तो हम कुछ क्रिएट कर सकते और ना ही हम कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते। बेसिक चीज समझो यार। बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज ये है कि ना तो चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता। किसी
आइसोलेटेड सिस्टम में। अब हम आइसोलेटेड सिस्टम किसको मान लें? अब आइसोलेटेड सिस्टम कैसे मान लें? मान लो थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलो कि ये है एक बॉडी, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। इस बॉडी के ऊपर +1 कूलम चार्ज, इस बॉडी के ऊपर +3 कूलम चार्ज, इस बॉडी के ऊपर -3 कूलम चार्ज। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या हो जाता है? आइसोलेटेड का मतलब यह है कि ना तो इन पर किन्हीं भी बाहरी शक्तियों का कोई प्रभाव ना पड़े। समझ रहे ना मेरी बात को? जब मां बाप घर से बच्चे को भेजते हैं ना, तो क्या सोचते हैं कि इसके ऊपर कभी भी बाहरी प्रवृत्तियों का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। समझ रहे हो? लेकिन आपके ऊपर पड़ जाता है। हमें लेकिन खैर इस चीज से कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब ये इस समय इसके ऊपर चार्ज, ना तो कोई बाहरी चार्ज आ सकता है, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता है। तो ये हो गए आइसोलेटेड चार्ज। समझ रहे ना मेरी बातों को? ना तो अंदर से कोई बाहर आ जा, ना तो कोई बाहर से अंदर आ जा। बस आगे समझो। अब देखो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि इसी बॉडी के ऊपर +2 कूलम चार्ज आ जाता है। इस पर कितना आ जाता है? +3 कूलम चार्ज आ जाता है। तो अब बताओ इस कितना आ जाएगा? इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -5 कूलम का चार्ज आ जाएगा। बोले सर आप खुद ही कर रहे हो, हमें समझा तो कुछ रहे नहीं हो। यार बताऊंगा ना। देखो पहले आप ऐसा मान लो, ये वाले ऊपर वाले में देखो, पहले चार्ज कितना था? +1 कूलम, एक चीज देख लो पहले जरा। यहां पर मैं देखो, यहां पे +2 कूलम, +3 कूलम। अब एक पहले एक चीज देख लो, ये +1 कूलम, +3 कूलम और ये -3 कूलम। तो नेट चार्ज कितना है इस सिस्टम का? ये कैंसिल आउट, तो +1 कूलम। यहां पर कितना है? +2 और यहां पर क्या है? +3। तो जाहिर सी बात है यहां पे -4 कूलम आ जाए। अब इसको भी देख लो, देखो 3 और 2 5 और हो गया ना यार। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कदार, और इसका क्वेश्चन आपको बताना बड़ा यार इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक क्वेश्चन और करा दें क्या आपको? एक करा देते हैं आपको। तो यही है चार्ज का कंजर्वेशन। समझ में आई बात यार आपको? मान लीजिए यहां पर थोड़े, अब आप वीडियो को पॉज करके बताइएगा। यहां पर है +6 कूलम चार्ज, मान लीजिए यहां पर है +6 कूलम चार्ज, और यहां पर है +7 कूलम का चार्ज। तो अब ये बताओ इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? वीडियो को पॉज करके जल्दी से बताओ, वीडियो को पॉज करके। अच्छा अब देखो जरा किसका आंसर सही आया किसका नहीं आया। यहां पर है 6, यहां पे कितना है? 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। तो यहां पे कर दो -12, ठीक है ना? पहले कितना था? +1 कूलम, अब भी कितना है? +1 कूलम। समझ में? देखो जोड़ो, 7 और 6 13 में से 12 करता है तो कितना आ जाएगा? +1 कूलम आ जाएगा। देखो चाहे यहां पे देख लो, 3 और 1 4, देखो ना यार +1 कूलम हो जाएगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो मैं क्या बताना चाहता हूं? मैं बताना यह चाहता हूं कि किसी बॉडी में जो आइसोलेटेड सिस्टम में इनिशियल चार्ज होगा QI, इनिशियल नेट चार्ज होगा, वही फाइनल टाइम पर उसी आइसोलेटेड चार्ज में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। समझ में आई बात है आपको? यह है चार्ज का कंजर्वेशन चार्ज, यह है चार्ज कंजर्वेशन। समझ में आई बात है आपको? अब एक चीज और समझ लीजिए, एक चीज आपसे पूछ ले कभी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज क्या होती हैं? तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज 3 ही होती हैं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन। होती तो और भी हैं, अब और बताना है आपको। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो चार्ज कैसा है आपका? ट्रांसफरेबल। कैसा है? ट्रांसफरेबल। चार्ज को क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना? ट्रांसफरेबल। और चार्ज को मैं डायरेक्टली तो ऐड कर रहा हूं, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी हुई? क्या वेक्टोरली तो ऐड कर नहीं रहा हूं? देखो अभी मैंने यहां पे देखा था, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो चार्ज इज अ इनवेरेंट प्रॉपर्टी। इनवेरेंट
इनवेरिएंट चार्ज इज अ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? चार्ज के ऊपर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि मास के ऊपर स्पीड का इफेक्ट पड़ जाता है। मास के ऊपर स्पीड का इफेक्ट क्या पड़ता है? m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा, इसी इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ये आपके लिए नया वर्ड है, रिलेटिविस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। रिलेटिविस्टिक ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज क्या है? कि स्पीड के रिलेटिव में चार्ज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। समझ में आई बात यार? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यार आपको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? तो ये है चार्ज की इतनी प्रॉपर्टी। हमने बताया आपको, ये तो सारी की सारी प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टी हो गई आपके, काम भर के लिए चीजें हो गई। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक प्रॉपर्टी और बताओ, दिखा दें आपको। चार्ज अगर लाइक है, लाइक चार्ज है, तो वो क्या करेंगे? लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल। और अनलाइक चार्ज है तो क्या करते हैं? अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आई यार आपको? समझ में आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। इसको अच्छे से आप लोग नोट करो। इसके बाद में हम आपको और कुछ बताना चाहते हैं। इसको नोट कर लो, आप अच्छे से नोट करो, नोट करिए, जल्दी से नोट करते रहो। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? कर लिया नोट कि नहीं कर लिया नोट? हमेशा याद रखें, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। एक प्रॉपर्टी और लिख लें, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जहां पर चार्ज होगा वहां पर मास होगा, जहां पर चार्ज होगा वहां पर मास भी होगा। याद रखें आप। मान लीजिए कहीं पर, मान लो ये बॉडी है, वहां पर अगर m का वैल्यू लिख लें पहले आप, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, लिख लिया आप लोगों ने होगा। अब एक चीज देखो जरा, अगर ये कोई बॉडी है, अगर यहां पर m का वैल्यू 0 है, अगर m का वैल्यू क्या है? 0, तो Q का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? जल्दी बताइए। अगर किसी कहीं पर m का वैल्यू 0 है, तो चार्ज का वैल्यू क्या 0 हो सकता है क्या? यस या नो? जल्दी बोलिए। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता। एक केस है ये आपके लिए, आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है ये बात। फोटोन के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन मास उसका हमें पता नहीं होता। मास उसका क्या होता है? 0 चार्ज होता है। लेकिन अगर कहीं पर m आपका 0 है, आप एक, मैं आपके लिए बता दिया हूं कि m इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस, ये सिर्फ एक मैं आपको केस बताया हूं। किस चीज के लिए? फोटोन के लिए। आप किसी को फांस सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज ऑलवेज के साथ, चार्ज के साथ में क्या करता है? मास के साथ एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो हमने आपको बताया, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। आप यही बताएंगे आपकी बुक के हिसाब से, ये पॉसिबल केस नहीं है। तो क्या है केस? m इक्वल टू अगर 0 है तो Q इक्वल टू भी 0 रहेगा, तो ये पॉसिबल केस है। समझ में आई बात है आपको? तो ये केस पॉसिबल नहीं है, ये केस पॉसिबल है। जहां पर m 0 है वहां पर Q भी 0 होगा। जहां पर m 0 है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, इन दिस केस इज नॉट पॉसिबल। हमेशा याद रखें कि मास के साथ में ही चार्ज क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात यार आपको? समझ में आना चाहिए आपको,
समझ में आएगा तभी आप क्या कर पाएंगे, सभी चीजों को समझ पाएंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट कर लीजिए अच्छे से, यहां पर चार्ज का सेकेंड लेक्चर खत्म होता है और इसको जब आप अच्छे से कर लेंगे तब मैं आपको चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टियां बताता हूं। ठीक है ना भाई, लगे रहिए एंड गुड लक।